हेलो एस्पायरेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हब फॉर सिविल सर्विसेज। तो एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हो, अभी तक हम जो है एक तरीके से बायोलॉजी का जो हमारा कोर स्टैटिक पोर्शन का रिवीजन सीरीज है जिसमें हम बायोलॉजी कवर कर रहे हैं, उसके एमसीक्यू हमने अब तक 206 एक तरीके से एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है अलग अलग टॉपिक से बायोलॉजी के, उसको हमने एक तरीके से अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अब जो नया पोर्शन होगा उसमें ह्यूमन इम्यून सिस्टम है ना, ब्लड डिजीजेस है ना, उसके बाद जेनेटिक्स एंड अदर थिंग्स, विटामिन और न्यूट्रिशन, उसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चन डिजीजेस से आने वाले क्वेश्चन है ना, फिर अलग अलग सिम्टम्स हैं जो कि आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जिसमें हमें टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। फिर जेनेटिक्स में जैसे मियोसिस, माइटोसिस, इस तरीके से जो क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में कभी हमें देखने को मिलता है, तो उन सारी चीजों पे एक तरीके से यहाँ पे डिस्कशन रहेगा। तो आई होप कि आप भी एक तरीके से क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे मेरे साथ में करते जाओगे, और इसमें जो भी एक अलग चीज आपने अगर नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो उसको भी आप एक तरीके से नोट डाउन करते हुए करोगे। और इसी हिसाब से ये पैटर्न रहेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट चीज है ह्यूमन इम्यून सिस्टम से, इसके पहले का जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसके ऊपर, हमारे अब तक बायोलॉजी के 4 वीडियोस आ चुके हैं आई थिंक, जिसमें से मैंने फर्स्ट 2 वीडियोस में एक तरीके से कोर स्टैटिक पोर्शन का कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है जो एक तरीके से बिल्कुल नया है, और वो लूसेंट या फिर एनसीईआरटी या फिर अपने गणना चक्र में उसके ऊपर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आया, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियोस 2 वीडियोस बनाए हैं। आप उसको एक बार देखिएगा। इसके बाद जो है हमने एक तरीके से क्वेश्चंस के फॉर्म में इस चीजों को रखा है ताकि हमारा प्रैक्टिस और हमारी मसल मेमोरी में इस तरीके से चीजें रह जाए। ठीक है, तो आप भी इसके साथ में मेरे वीडियो के साथ में अपने कॉपी एंड कलम को उठा लो और साथ में इसको अटेम्प्ट करते हुए चले जाओ। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड व्हाट। तो देखो यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग एक तरीके से जिसमें प्रॉब्लम आती है, उसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हिमोफीलिया एक तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। ल्यूकेमिया, एनीमिया, हेमोफीलिया, एड्स। एड्स आपको पता है एक तरीके से वायरल डिजीज है। हेमोफीलिया एक तरीके से क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग की प्रॉब्लम की वजह से हमें हेमोफीलिया देखने को मिलता है। ल्यूकेमिया जो है एक तरीके से आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसमें लिम्फेटिक इश्यूज होते हैं। ठीक, और ये एक तरीके से कैंसर से रिलेटेड चीज है। तो अगर आपके ब्लड वेसल्स में कैंसर कैंसर का एक तरीके से प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जो फाइट है वो बॉडी करना बंद हो जाती है, तो लिम्फेटिक और डब्ल्यूबीसी के एक तरीके से उसमें आपको ल्यूकेमिया रोग देखने को मिलता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स डिफिशियंसी रिजल्ट इन व्हाट, तो ये हमने अभी देखा, ये एनीमिया से रिलेटेड है। तो बहुत ही इजी है, एनीमिया का ऊपर में 2-3 क्वेश्चंस और बनते हैं, अभी आगे आएगा तो आप उसको देखोगे। विच विटामिन इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे देखो विटामिन ए, डी, सी एंड के। तो यहाँ पे डी, यार बिल्कुल आप इन सब चीजों को तो इतना रट चुके होगे है ना कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर विटामिन के है। द मेन लिम्फेटिक ऑर्गन इन्वॉल्व इन द मैचुरेशन ऑफ द टी सेल्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि लिम्फेटिक ऑर्गन जो कि इन्वॉल्व होता है एक तरीके से टी सेल के मैचुरेशन में, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो होगा थाइमस। थाइमस एक तरीके से आपका आंसर होगा, जो एक तरीके से आपको देखने को मिलता है कि जो टी सेल्स होते हैं जो एक तरीके से अटैक करते हैं ऐसे ऐसे सेल्स के ऊपर जो एक तरीके से रोग बढ़ाने वाले, या फिर एक तरीके से वो मरने के कगार पे होता है, तो जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियां होती हैं, या फिर एक तरीके से हमारे अंदर में बॉडी को एक तरीके से रिएक्ट करने में, अगर किसी रोग से लड़ने के लिए अगर कोई सेल्स होते हैं तो वो होता है टी सेल्स। बी सेल्स और टी सेल्स के ऊपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, बी सेल्स का क्या काम है और टी सेल्स का क्या काम है। ठीक है, ये डायरेक्टली अटैक करते हैं और बी सेल्स एक तरीके से एंटीबॉडीज, एंटीजन को आपका बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो टी सेल और बी सेल के बीच में आपको डिफरेंस भी यहाँ पे इसके साथ में आप देखते हुए जाओ। ठीक है, द इम्यून सेल रिस्पॉन्स। अच्छा, यहाँ पे जो ये बोन मैरो है ना, तो यहाँ पे आपका जो हमने देखा था ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया में जो एक तरीके से आपका जो इम्पैक्ट होता है वो बोन मैरो पे भी इम्पैक्ट होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखना, हो सकता है कि कभी क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि वेदर ल्यूकेमिया अफेक्ट्स ऑन द बोन मैरो और नॉट। ठीक है, तो इन सब जो बीमारियां हैं, हालांकि यूपी पीसीएस बीपीएससी में मोस्टली अगर पेपर इतना टफ साइड में नहीं रहेगा, तो इसमें ये किसके थ्रू हुए, क्या हुआ, ठीक है, या फिर क्या रीजन है, क्या कॉजेज है, उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। सिम्टम्स पे बहुत कम जाता है, बट एक दो सिम्टम्स आ गए तो वो बहुत ही जेनरिक होंगे। जैसे मलेरिया का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मलेरिया आपको बहुत पता होता है, तो मलेरिया का एक एग्जाम्पल है। तो क्या मलेरिया का इम्पैक्ट होता है, सिम्टम्स होता है, किस पे इसका एक तरीके से इम्पैक्ट होता है। ठीक है, क्या इसका इम्पैक्ट बोन मैरो पे होता है क्या। ठीक है, तो इस सारे तरीके की चीजों को जो बहुत बेसिक है उस पे एक दो बार अगर पूछता तो पूछ सकता है, अदरवाइज इसमें सिम्टम्स के ऊपर में है ना वो आपसे इतना डिटेल में नहीं जाएगा।
द इम्यून सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो यहाँ पे क्या है, द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, आपको पता है ये क्या है, बी सेल है, ठीक है। टी सेल आपका इम्यून सेल, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक तरीके से नहीं होता, वो डायरेक्टली आपका अटैक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर दूं, जैसे वहां पे बहुत सारी चीज थी कि एक्टिव, है ना, एक तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, और उसके बाद आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इम्यूनिटी और आपका नेचुरल इम्यूनिटी, इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चंस था। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा वो है जिस जो नेचुरल है, ठीक है, व्हाट विच इज नेचुरल एंड विच इज पैसिव, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हमें कैसे मिलती है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि जो आर्टिफिशियल जो वैक्सीन होते हैं वो एक तरीके से पैसिव इम्यूनिटी में आते हैं, हमें बाहर से उसमें लेना पड़ता है, ठीक है। बट एक ऐसी इम्यूनिटी है जो नेचुरल है, ठीक है, एंड पैसिव है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर कोई चाइल्ड है, ठीक है, और वो अपने माँ के एक तरीके से पेट में है, तो एम्ब्रॉय में हो, तो और उसमें जो एक तरीके से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, ठीक है, वो प्लेसेंटा के थ्रू माँ के, है ना, कोख से बच्चे को जाता है, तो वहां पे जिस तरीके की इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम एक तरीके से नेचुरल एंड पैसिव इम्यूनिटी के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था, अभी मुझे यहाँ पे याद आया, ये जो हम यहाँ पे इम्यूनिटी बी सेल टी सेल्स के बारे में देख रहे थे, तो मैंने सोचा इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। विच व्हाइट ब्लड सेल रिलीज ए हिस्टामिन इन एलर्जिक रिलेशन, ठीक है, तो ये क्या है, आपका लिम्फोसाइट्स है, न्यूट्रोफाइल्स, इजनोफाइल्स, बेसोफाइल्स, लिम्फोसाइट्स, ये आप सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, ठीक है। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द इम्यून सिस्टम, ये क्या होता है भाई, आपका पता है, आपका सबसे पहले जो कोई चीज आती है तो वो कौन सी होती है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, वो एक तरीके से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे स्किन से ये भी याद आ रहा है कि स्किन जो होता है ना, ये सबसे अगर लार्जेस्ट अगर कुछ एक तरीके से बोलो, तो आपका जो किसी चीज को रोकता है, तो वो सबसे पहले इम्यून सिस्टम का लार्जेस्ट जो कोई पार्ट है, तो उसमें स्किन का एक तरीके से रोल होता है। तो आप इसको यहाँ पे इसके ऊपर भी थोड़ा सा, है ना, ध्यान देते हुए जा सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ये जान लो, ठीक है, जैसे आपका ये जो न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है, ये क्या है, ये सब भी आपके एक तरीके से, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स के ही एक तरीके से ये सब पार्ट्स हैं। अब न्यूट्रोफिल्स एक तरीके से आपका ये जो होता है, एक तरीके से ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, ये आपको बोन मैरो और इन सब में एक तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, न्यूट्रोफिल्स कभी कभी एक तरीके से आ सकता है, ल्यूकोसाइट्स वगैरह जो हमने देखा था ऊपर में, ल्यूकेमिया और इन सब में, तो उसमें एक तरीके से इम्पैक्ट इस पे आता है, और बोन मैरो पे इसके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है। वैक्सीन स्टिमुलेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रोफाइल्स को आप थोड़ा सा रिलेट करके रखना, है ना, लिकोसाइट्स, लिकोसाइट्स, ठीक है, और ये कहाँ पे बोन मैरो से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके समझ सकते हैं, ल्यूकेमिया पे जब भी कुछ इंपैक्ट आता है, कैंसर सेल्स होते हैं, तो उसमें इंपैक्ट किस पे आता है, न्यूट्रोफिल्स पे आता है। वैक्सीन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, तो यहाँ पे पैथोजेंस, एंटीबॉडीज, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, तो आपको पता है कि हमें वैक्सीन लगाने पे हमें क्या एक तरीके से फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे हमें एंटीबॉडीज जनरेट होती है, और बी सेल्स उसको प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द ब्लड प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग, ये हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिब्रिनोजेन को हमने अच्छे से, है ना, पढ़ा हुआ है पिछले वीडियो में। अगर आपने इसको नहीं देखा है, अगर आप ये फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, तो हमने ये वहां पे डिस्कस किया हुआ है। तो प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग, वो जो है आपका एक तरीके से फाइब्रिनोजीन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन कैरियर है, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन एक तरीके से आपका ये भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड में, और उसके साथ में मिनरल्स और इन सबको। द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स रिमेंबर द पैथोजेंस ड्यू टू व्हाट, तो यहाँ पे जो सेल्स एक तरीके से जो मैंने बोला ना, मसल मेमोरी, हम ये क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज, दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऑफ डूइंग और रिवाइजिंग थिंग्स इन द, है ना, एग्जामिनेशन मोड, क्यों, क्योंकि इससे जब हम एक तरीके से वहां पे एलिमिनेशन के प्रोसेस में रहेंगे, तो हमारे लिए ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा देखते हुए जाओ। तो द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स रिमेंबर्स पैथोजेंस ड्यू टू द मेमोरी सेल, तो मेमोरी सेल्स जो होते हैं, ये एक तरीके से आपका हेल्प करते हैं किसी भी पैथोजन से लड़ने के लिए। तो आप इसको एक तरीके से इसी तरीके से याद रखना। और इस पूरे एक्सरसाइज में जब यहाँ पे आप एक तरीके से ऑप्शंस देख रहे हो, आप जब क्वेश्चंस को देख रहे हो, तो जो आप एलिमिनेट करने की अब टेंडेंसी आपको यहाँ पे सीखने को मिल रही है, वही आपको हेल्प करेगी एग्जामिनेशन के हॉल में, ठीक है। तो द वैक्सीन डेवलप फॉर द कोविड-19 प्राइमरी ट्रिगर्स व्हाट, तो यहाँ पे देखो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ठीक है, एंड द बोथ है। उसके बाद इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी होती है जो हमारे पास ऑलरेडी रहती है,
ठीक है, ये नेचुरली एक तरीके से आपको मिलती है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में मतलब आपको एक तरीके से देखने को मिलेगा, जो कोविड-19 एक तरीके से है, वहाँ पे हमें ये दोनों तरीके की इम्यूनिटी देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया नेचुरल, ठीक है, देयर इज अ नेचुरल वे ऑफ टेकिंग इम्यूनिटी, देयर इज अ आर्टिफिशियल वे ऑफ टेकिंग इम्यूनिटी। कहीं कहीं पे हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज को एक तरीके से फिल करते हैं, कहीं कहीं पे हम ऐसे सेल्स को डालते हैं जो हल्के डोज के साथ डालते हैं बॉडी में, और जिसके ऊपर में जो एंटीबॉडीज है वो एक तरीके से अपना बी सेल्स जो है उसके खिलाफ एक एंटीजेंस क्रिएट करते हैं और फिर वो एज अ एंटीबॉडी इसके ऊपर प्रहार करते हैं। ठीक है, तो वहां पे इस तरीके की जो भी इम्यूनिटी होती है उसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, और इसी के ऊपर ये क्वेश्चन था, ह्यूमरल एक तरीके से इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में आपका डिफरेंस आपको एक तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो विटामिन एंड न्यूट्रिशन, यहाँ पे आ जाओ। विटामिन ए डिफिशियंसी कॉजेज व्हाट, तो ये आपको सबको पता है ना। यहाँ पे इसका आप ये भी लिखते हो, चलो ठीक है। ये क्या होता है, रेटिनॉल होता है। अब यहाँ पे विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए, B1, B2, B3, ठीक है, B5, B6, उसके बाद क्या था, B7, है ना, B9, B12, ठीक है ना। क्या था यहाँ पे, ये हमने पढ़ा था रेटिनॉल, ये क्या था थायमिन, ये क्या था राइबोफ्लोविन, ठीक है, ये क्या था राइबोफ्लोविन, ठीक है, ये क्या था नियासिन, ठीक है, ये क्या था नियासिन, ये क्या था पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है, ये क्या था पेरिडिक्सिन, हमने सीन सीन से याद किया था, पेरिडिक्सिन से एक्स में सी 6 आता है, ठीक है, ये क्या था हमारा बायोटीन था, ठीक है, बायोटीन था, ये क्या था फोलिक एसिड था, ठीक है, सम फोलेट समथिंग, और ये क्या था हमारा साइनोकोबालामिन। तो इस तरीके से आपको तुरंत यहाँ पे रिवाइज कर लेना है, जब भी कुछ आएगा तो आपको एक तरीके से याद रहेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप अपने मेमोरी को है ना थोड़ा सा वो करो, जहाँ भी आएगा हम तुरंत इसका आंसर निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे देख लिया हमने विटामिन ए की उसका वो है। फिर विटामिन B1, B1 आपको पता था, मैंने क्या बोला, इसका नाम है आपका थायमीन, ठीक है, राइबोफ्लोविन नहीं। इसमें तो बहुत, ये यहाँ पे आपको लिख लो, ये क्या है, ये क्या है B2, ये क्या है B1, ठीक है, ये क्या है B3, और ये क्या है हमारा B9, ठीक है। तो इस तरीके से याद है यार, है ना, कभी भी आपको भूलने की इसमें दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको बहुत अच्छे से याद भी करो। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। पिलाग्रा इज कॉज ड्यू टू वॉट, ठीक है, अब देखो ये 2-3 नाम आएगा, है ना, पिलाग्रा हो गया, है ना, चागाज हो गया, फिर आपका क्या था एक चिलियोसिस हो गया, स्कर्वी हो गया। तो इस तरीके की मैच द फॉलोइंग भी आ जाए तो आपको वहां पे तुरंत कर लेना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग आएगा तो यार इसको गलत मत कर देना। ठीक है, अगर मैच द फॉलोइंग आ गया, एक तरफ में ऐसे पेलाग्रा दिया हुआ है, ठीक है, फिर आपका चिलियोसिस दिया हुआ है, ठीक है, स्कर्वी दिया हुआ है, ठीक है, रिकेट्स दिया हुआ है, तो यार इन दोनों को तो आपको एकदम रट गया होगा। ठीक है, बट पिलाग्रा चिलोसिस में आप थोड़ा सा है ना दिक्कत मत खा जाना। यही छोटी छोटी चीज होगी जो बहुत इजी होगी और यहाँ पे आपको गलत करना है भाई, इसको बहुत एकदम रट के जाओ। ठीक है, पिलाग्रा मतलब आपका जो भी आएगा नियासिन से रिलेटेड होगा, आपको हमेशा इसको याद रखना है। ठीक है, विटामिन सी, अब ये आपको पता है विटामिन सी किस चीज में हमको हेल्प करता है एक तरीके से, है ना, तो वो हमें हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। या केराटिन क्या होती है, केराटिन आपको पता है ना, जैसे हमने देखा था ये बायोटीन, ठीक है, एक दो चीज है मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा आप याद रखना, बायोटीन और केराटिन। तो ये केराटिन आई थिंक ये वही है जो हमारे नाखून या इस तरीके से जगहों पे मिलता है, ठीक है, जो एक तरीके से डेड सेल्स होते हैं उसमें। और बायोटीन हमारे लिए हेल्प करता है किसमें, हमारे ग्रोथ ऑफ हेयर्स में और इन सब चीजों में। ठीक है, तो ये सब भी आप थोड़ा सा देखते हुए ना। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के हमने देखा हुआ है। रिकेट्स इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय व्हाट, ठीक है, तो रिकेट्स हमें किस में देखने को मिलता है, D1 में। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन कॉजेज द परनियोसिस एनीमिया, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार मार्क कर लो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज परनिसिया एनीमिया, तो ये हमारा क्या है विटामिन B12, है ना, साइनोकोबालामीन के एक तरीके से डिफिशियंसी हमें क्या देखने को मिलता है, हमें परनीसियस अनेमिया देखने को मिलता है। ठीक है, फिर डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड, इसके थ्रू हमें क्या देखने को मिलता है, तो ये अगेन आपका क्या है ना, आपका एनीमिया है। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2 कॉजेस्ट, हाँ यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे चिलियोसिस चिलोसिस है, तो चिलोसिस का क्या एक सिम्टम है, तो ये जो होता है ना क्रैक्स दिखते हैं हमें अपने, है ना, क्या बोलते हैं आपका जो कॉर्नर्स हैं और ये हैं, इसके आसपास में हमें एक तरीके से क्रैक्स वगैरह देखने को मिलता है। और चिलोसिस का सबसे बड़ा क्या है कि ये कौन से उसके थ्रू होता है, तो ये विटामिन B2 के थ्रू होता है। ठीक है, विटामिन B2 हमने क्या देखा था, B2 इज फॉर चिलोसिस, ठीक है, चिलोसिस, एंड B3 इज फॉर नियासिन। ठीक है,
नियासिन। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना, ठीक है। B2 इज फॉर चिलोसिस एंड B3 इज फॉर, है ना, नियासिन। फिर बायोटीन, बायोटीन हमने बताया ये कौन सा है, तो बायोटीन इज विटामिन B7। नेक्स्ट आते हैं, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड बाय द स्किन फ्रॉम द सनलाइट, हमें पता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ इंटेक ऑफ द विच विटामिन कैन लीड टू द हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है। तो ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये किसके वजह से होता है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि देखो, ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन, ये कौन कौन से हैं, तो A D E K, ये याद रहेगा। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ADEK एक तरीके से आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है, और B और C जो है ये एक तरीके से वाटर सॉल्युबल, है ना, विटामिन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, विटामिन ई, है ना, प्राइमरीली एक्ट्स ऑन व्हाट, ये तो एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा और देखना, जो विटामिन ए होता है ना, ई होता है, ये एक तरीके से स्टेरिलिटी एक तरीके से कॉज करता है ना। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, स्टेरिलिटी एक तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज आप याद रखना। विटामिन ए का भाई नाम क्या है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द विटामिन ए एंड विटामिन के एज वेल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, माइटोसिस और मियोसिस, यहाँ पे इसका कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक्स के क्वेश्चन हमें थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, अरे यार ये तो सिंपल, द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द इकोसिस्टम प्लांट्स एंड एल्गी, विच न्यूट्रिएंट इज ऑफन लिमिटेड इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। विच न्यूट्रिएंट इज ऑफन लिमिटिंग द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, तो ये कौन सा है, यहाँ पे फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, जो फास्फोरस है ना, ठीक है, ये क्या करता है, इसकी वजह से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, वो एक तरीके से आपका डिके कर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था जो मुझे इसमें लगा कि ये चीज को थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके रखना चाहिए। और जब मैं क्वेश्चन को कंपाइल कर रहा था तो इसको मैंने बहुत अच्छे से तरीके से रिसर्च भी किया, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है, जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसमें एक तरीके से न्यूट्रिएंट की कमी खूब ऑफन लिमिट कौन करता है, तो वो हमारा फास्फोरस होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। चलो, द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द अमोनियम, ठीक है। यहाँ पे ये N2 साइकिल जो होता है ना, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, इससे ये एक तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। तो नाइट्रोजन साइकिल देखो यार क्या होता है, ये हवा में N2 है, ठीक है, ये एक तरीके से जमीन में जाती है सॉइल में, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बनती है, NH3 बनती है, ठीक है, NH3 बनती है। फिर इसी का एक तरीके से NH3 को NH4 प्लस में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं हम, ठीक है। फिर ये NH4 प्लस जो है आपका कन्वर्ट होता है किसमें, NO2 में या फिर NO3 में, ठीक है। और इसके बाद ये वापस जो है आपका इसके बाद ये वापस जो है एक तरीके से आपका उसमें जाके, है ना, एक तरीके से वापस से फिर N2 के फॉर्म में जाएगी। तो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में जो एक तरीके से आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। पहले तो ये सॉइल में जब ये जाता है तो यहाँ पे जो बैक्टीरियाज होते हैं वहाँ पे NH4 का जो फॉर्मेशन होता है, इसको एक तरीके से अमोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, अमोनिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो, जो ये अमोनिफिकेशन है ये क्या है, ये इस NH4 प्लस का बनना है, ठीक है, अमोनिया का बनना है, NH4 प्लस का बनना है, ठीक है। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, सॉइल में जो एक तरीके से कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रोजन का N2 का NH4 प्लस में, उसको हम लोग अमोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, ये जो सॉइल में एक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, वो इसको NO2 या NO3 में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको एक तरीके से आप जानते हो। तो ये क्या होता है, ये नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है। और इसमें ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके थ्रू होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू। और ये NO3 से वापस जो NO2 का बनने का प्रोसेस है, व्हाट इज दिस, दिस इज द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लमजी हो गया, ठीक है, थोड़ा सा इजी वे में बता देता हूँ, ठीक है। बस इतना याद रखो, जो इस प्रोसेस में ये पूछा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया, मतलब यहाँ पे ना N2 जो है ये अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये N2 अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ पे होगा, तो ये नाइट्रोजन उसमें है गैस में, यहाँ पे NH3 में एक तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा होगा, ये सॉइल में हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सॉइल में हो रहा है, तो इसका जो प्रोसेस का नाम है अमोनिफिकेशन है, ठीक है। अब ये NH4 प्लस, है ना, एक तरीके से NO2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, तो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, ठीक है, ये दो चीज बनती है, ठीक है। अब ये
चीज का जो बनना है, ये इसको हम एक तरीके से नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया तरीके से रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन भी उस प्रोसेस में आपको बोला जाता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? फ्रॉम नाइट्रेट एंड नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, ये वापस से जो है N2 बनता है, तो उसको हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? अमोनिफिकेशन। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो बस इतना याद रखना, N2 से NH3 बन रहा है। ठीक है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ये आपको पता है, ग्रेगर जे मंडल है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन ए ह्यूमन सोमैटिक सेल, अब ये देखो, ये थोड़ा सा, ये सब थोड़ा सा आपको अगर पता है, सोमैटिक सेल है ना, सोमैटिक सेल। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सी सेल होती है? एक जर्म लाइन सेल होती है। ठीक है, सोमैटिक सेल, जर्म लाइन सेल। ठीक है, उसके बाद है ना, इन सब का क्या रोल है, क्या डिफरेंस है, ये सब चीज आपको अगर पता होगी तो आपको ये बता ले जाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो वो भाई 46 है। ठीक है, अब ये 46, इसमें क्या भाई, मतलब 46 का कम भी हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। तो कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब जो दो प्रोसेस है, जैसे मैंने माइटोसिस और मियोसिस के ऊपर में पहले भी बताया था कि माइटोसिस और मियोसिस, इसमें दो में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस है कि यहाँ पे डिप्लॉयड बन रहा है, डिप्लॉयड बन रहा है, या फिर हैप्लॉयड बन रहा है, या फिर हैप्लॉयड बन रहा है। तो ये जो हैप्लॉयड बनता है ना, इसमें आपका सिर्फ 23 एक तरीके से क्रोमोसोम्स दिखते हैं, पेयर नहीं, 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मियोसिस का प्रोसेस है, ठीक है, जब यहाँ पे कोई एक क्रोमोसोम जो है, जब है ना, मियोसिस सेकेंड स्टेज के बाद जो है, ऐसे तीन तीन उसमें चार उसमें बनती है। ठीक है, तो वहां पे जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस में आपका जो फॉर्मेशन होता है, वो होता है किसका? वो बनता है आपका 23 क्रोमोसोम्स का। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है ना, जो एक तरीके से आपका क्रॉस वो होता है, इसके वजह से यहाँ पे ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो सोमैटिक सेल है, उसमें आपको 46 देखने को मिलेगा। हैप्लॉयड में, हैप्लॉयड इन द जर्म लाइन सेल में, ठीक है, जो जर्म लाइन सेल मतलब जिनसे हमें एक तरीके से जाइगोट या फिर एक तरीके से हमें आपको वो देखने को मिलता है, तो जो जर्म लाइन सेल है, वहां पे एक तरीके से हैप्लॉयड की कंडीशन में आपको 23 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन अगर आएगा, तो आप वहां पे आई होप कि ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, तो सोमैटिक सेल में किसी भी हालत में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा 46। ठीक है, 23। तो हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? अगेन वाटसन एंड क्रिक। यहाँ पे जब आया था उसी टाइम पे मैं सोचा आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप ये याद रखना, वाटसन एंड क्रिक, इनको हम डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, उसके तौर पे हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है। द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अब ये क्या है? तो जिस चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? तो ये फेनोटाइप है। जीनोटाइप, जीनोम, कैरियोटाइप, ये सब क्या होता है? तो इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। जीनोम के बारे में मैंने बता ही दिया, जीन का एक तरीके से है ना, जो पार्ट होता है, उसमें आप जीनोम बोल सकते हो, उसमें कोडेड नॉन कोडेड दोनों पार्ट होते हैं, तो उस चीज को हम जीनोम बोलते हैं। ठीक है, जीन जो होता है वो कोडेड पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, अब द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन आर कॉल्ड व्हाट? तो ये क्या होते हैं? एलएलईज होते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एलएलईज का मतलब वही वही है, जैसे यहाँ पे एक आपको क्रोमोसोम इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, तो मियोसिस के प्रोसेस में व्हेन इट गेट है ना सेपरेटेड एज अ फोर, ठीक है, तो ये जो एलएलएस बनते हैं, इसको एक तरीके से हम, है ना, इसी को हम बोलते हैं, ये एक तरीके से क्रॉस, है ना, वेरिएशन, क्रॉस ब्रीडिंग, और इन सब में आपको देखने को मिलता है। तो मियोसिस में ये एक तरीके से आपका देखने को मिलेगा, ये चार भाग में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार एक तरीके से आपको देखने को मिलता है एलएलएस। तो ये किस में होता है? ये मियोसिस में होता है। चलो, वो क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा इसमें। ठीक है, बट फिर भी पढ़ रहा था तो यार बताने में क्या जाता है। ठीक है, इफ बोथ एलएलईज एट अ जीन लोकस आर द सेम, द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो यहाँ पे देखो क्या है, जो दो एलएलईज हैं, ठीक है, जीन का, अगर वो सेम है, तो ऑर्गेनिज्म को क्या होगा? तो वो होमोजाइगस होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लैंग्वेज से भी बता सकते थे, बस इतना याद रखना, ये को डोमिनेंट, डोमिनेंट, ये सब नहीं पूछेगा, होमोजाइगस को आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एलएलईज जो है जीन लोकस में सेम होते हैं, तो ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म, ये होमोजाइगस होते हैं। विच बेस इज नॉट इन द प्रेजेंट ऑफ द आरएनए? ठीक है, अब ये डीएनए आरएनए का आपको डिफरेंस पता है ना? डीएनए आरएनए, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? एटीजीसी। ठीक है, एटीजीसी, सॉरी, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? एटीजीसी। ठीक है, तो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। तो यहाँ पे क्या चीज कन्वर्ट हो जाती है? टी जो है रिप्लेस हो जाता है किससे? यूरासिल से। तो यहाँ पे टी जो है रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से।
तो यहाँ पे इन दो को हटा दो, एडेनिन को हटा दो, गुआनिन को हटा दो, तो ये थायमिन और यूरासिल में है। ठीक है, अब आंसर क्या है, विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन द आरएनए। तो आरएनए में कौन सी चीज नहीं प्रेजेंट होती, ये आरएनए में प्रेजेंट होती है, हमें पता है यूरासिल इसमें प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे हम थायमिन का आंसर मारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत कर देना कि भाई हमने पढ़ा तो सही था, हमें पता तो सब सही था, लेकिन हम मार के चले आए किसको, हमने मार दिया कि यहाँ पे यूरासिल को। भाई आरएनए में कौन सी चीज नहीं प्रेजेंट है, तो मतलब डीएनए में प्रेजेंट है, तो डीएनए में कौन सी चीज प्रेजेंट है, मतलब थायमिन। ठीक है, चलो डाउन सिंड्रोम, अगेन ये क्वेश्चन है ना, ये वन ऑफ द की टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा बोलना नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ कुछ है ना सिंड्रोम्स के बारे में हमें पढ़ना है, जैसे 21 हो गया, ठीक है, 18 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 13 हो गया। ठीक है, तो इसी पे 4-5 बार है ना क्वेश्चंस पूछ लेगा, तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये ट्राइसोमी होती है। ठीक है, ट्राइसोमी का मतलब क्या है, जो हमें एक्स एक्स और एक्स वाई बनने थे, एक्स एक्स या एक्स वाई बनने थे, वहां पे किसी एक तरीके से एक जो है क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, अब वो एक्स आता है, वाई आता है, किस बेसिस पे क्या आता है, इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ट्राइसोमी का मतलब, जितने भी ये ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी इसका मतलब यहाँ पे एक जीन एक्स्ट्रा हो रहा है, एक जीन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, प्लस 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 प्लस, इसको याद रखना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देयर विल बी वन कंडीशन जहां पे एक जीन कम भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो जहां जहां पे जिस क्रोमोसोम्स के नंबर पे एक जीन एक्स्ट्रा हो जाता है, उसके नाम पे उसका कुछ नाम है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है डाउन सिंड्रोम का क्या है, तो डाउन सिंड्रोम का 21 है। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम का क्या है, तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम है, काइनफिल्टर सिंड्रोम है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, पटाउ सिंड्रोम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 13 पे हमें काइनफिल्टर। एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यार, एडवर्ड एंड पटाउ में आई एम श्योर, काइनफिल्टर में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। ओके, हाँ, तो मुझे यही कंफ्यूजन थी। तो जो एडवर्ड सिंड्रोम है वो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, द एडवर्ड सिंड्रोम इज व्हाट, एडवर्ड सिंड्रोम इज आपका ट्राइसोमी 18। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम जो है वो आपका कौन सा है, तो ट्राइसोमी 13 जो है वो एक तरीके से आपका एडवर्ड पटाउ सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं बोलनी है, पटाउ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम में जो आपका मेन ये है कि 21 आपको पता होगा, 21 इज व्हाट, 21 इज ऑफ योर्स डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम इज 18। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम इज 18, पटाउ सिंड्रोम इज विच, तो 13 जो है ये एक तरीके से है ना आपका पटाउ सिंड्रोम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब एक ये जो ट्राइसोमी 15 है, तो ट्राइसोमी 15 जो है एक तरीके से मोज़ेक ट्राइसोमी बोलते हैं। ठीक है, इसका कोई ऐसे नाम तो नहीं दिया है, बट ठीक है आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे काइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो है ना, इसमें सिर्फ ये नहीं पूछा है कि ये किस चीज में आता है, यहाँ पे आपको ये देखने को है कि एग्जैक्टली जो है आपका है ना काइनफिल्टर सिंड्रोम किस में देखने को मिलता है। तो काइनफिल्टर सिंड्रोम जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स इन द मेल। ठीक है, तो ये जो है क्या देखने को मिलता है, तो हम जो है काइनफिल्टर सिंड्रोम में हमें है ना एक ही पुरुष के जो आपके जो क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, वो हमें देखने को एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो जिसकी वजह से ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसमें भी आपको क्या याद रखना है कि इसमें भी आपके जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो कितनी हो जाती है, तो 47। तो अच्छा यहाँ पे सारे में जो है एक एक सिंड्रोम, एक एक है ना क्रोमोसोम्स आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एक संख्या बढ़ जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो मैं एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ, आप बताना। तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, फिर एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, यहाँ पे पटाउ सिंड्रोम,
ठीक है, इसको मैच कराना है। तो ये क्या याद रहेगा 21, ये क्या याद रहेगा 18, ये क्या याद रहेगा आपका 13। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये चीज आपको याद रहेगी। काइनफिल्टन सिंड्रोम में हमें क्या देखने को मिला, एक एक्स एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। ठीक है, ये मेल में हमें एक एक्स एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो ऐसे सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, काइनफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, इतने से आपको जो है थोड़ा सा आइडिया लगने लगेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं विच दीज इज नॉट कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। हाँ, अभी मैं बता रहा था ना कि ऐसा एक कंडीशन आएगा जहाँ पे क्रोमोसोम एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। मतलब अभी हम क्या देख रहे थे, 46 होने चाहिए थे, लेकिन ट्राइसोमी में एक बढ़ जा रहा था, एक्स वाई या जो भी है। ठीक है, हमें एक क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो इसके कारण हमें थोड़ा सा वो देखने को मिलता है। इन सब में क्या होता था, ट्राइसोमी में एक्स्ट्रा बढ़ जाता था। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें आपको 47 नहीं, 46 होने चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, इसमें आपको देखने को मिलेंगे 45। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में आपको एक क्रोमोसोम्स है ना कम देखने को मिलता है। तो ये जो है एक ऐसा केस है जहां पे हमें क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा नहीं बल्कि कम देखने को मिल रहा है। तो टर्नर सिंड्रोम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, विच सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज द ट्राइसोमी 13। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा था ट्राइसोमी 13 क्या था, तो ये आपका पटाउ सिंड्रोम था। डाउन सिंड्रोम 21, एडवर्ड सिंड्रोम 18, पटाउ सिंड्रोम 13। ये क्या है, क्राई डू चैट सिंड्रोम। ये आई थिंक ना इसका ट्राइसोमी जो क्रोमोसोम्स वो है ये 5 है। ठीक है, लेट मी जस्ट गेट क्लियर विद इट। तो ट्राइसोमी 5, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, क्राई डू चैट, यस। तो ये क्रोमोसोम 5 की वजह से है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी। अब देखो यार, ये को भी ना हल्की हल्की आप पढ़े रहोगे, लेकिन एग्जाम में ना आपको थोड़ा बहुत क्लियर होना पड़ेगा। इन सब चीज में अगर आ जाएगा तो कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रखनी है आपको। पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइडू चैट। अब ये जो क्राइडू चैट सिंड्रोम है ना, ये तो मैं एकदम एक्सेप्शन मार के इसको सबसे पहले दिमाग में रखूंगा। क्लाइनफेल्टर को सबसे पहले दिमाग में रखूंगा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। यहाँ पे मसल मेमोरी जो बनानी है यहीं पे बना लो। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हमने देखा है एक तरीके से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स मेल बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं। सिंड्रोम जो क्राइडो चैट है, यहाँ पे ये चीज नहीं आई, ऑप्शन में ही हमने देख के इसको एक तरीके से यहाँ पे क्लियर कर लिया। अगर क्राइडो चैट के बारे में कभी क्वेश्चन पूछता है तो दैट इज अ ट्राइसोमी 5 के ऊपर में होगा, एंड वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोड्यूसिंग एन आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। अब यार देखो ये क्या होता है, हम जानते हैं प्रोसेस, डीएनए जो है ना आरएनए, और फिर आरएनए एक तरीके से प्रोटीन में हमें कन्वर्ट करने को देखने को मिलता है। ये क्रिप्शन और ये लेशन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस प्रोड्यूसिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डीएनए। तो डीएनए से आरएनए में क्या बनता है आपको पता होता है, ये प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और अगर यही चीज वापस होती है तो इसको आरएनए से डीएनए बनाने में, तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जो किस में देखने को मिलता है, जो हमें वायरसेस में देखने को मिलता है जब हम पॉलीमरेज कराते हैं। ठीक है, अगर किसी ने ये चीज नहीं पढ़ी है व्हाट इज दिस, तो पॉलीमरेज साइकिल ये सब जो है आपका वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा बैक ट्रेस कर लो। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दो प्रोसेस होती है, जो इसको हम सेंट्रल बायोलॉजी का डॉग्मा बोलते हैं, उसमें ये चीज देखने को मिलता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए, ये क्या होती है, ये रेप्लिकेशन होती है। ट्रांसलेशन, रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशन। ए चेंज ऑफ डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड व्हाट, तो ये म्यूटेशन होता है, आपको पता है। रिप्लिकेशन क्या है, म्यूटेशन क्या है, डीएनए सीक्वेंस में थोड़ा सा भी जो चेंज होता है उसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, म्यूटेशन देखने को मिलता है। माइटोसिस रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, तो यहाँ पे देखो माइटोसिस रिजल्ट में क्या होता है, 2 डिप्लॉइड्स बनते हैं। ठीक है, और हमने क्या बताया था, ये हैप्लॉइड सेल्स कहाँ पे बनते हैं, तो 4 हैप्लॉइड सेल्स हमें देखने को कहाँ पे मिला था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, ठीक है, चलो, तो 4 अप्लाइड सेल हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये मेयोसिस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो हमें माइटोसिस है उसमें हमें 2 डिप्लॉइड सेल देखने को मिलते हैं। डिप्लॉइड सेल मतलब 46 क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड सेल में मतलब आपके 23 होंगे। ठीक है, चलो, मेयोसिस ऑकर इन व्हाट, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ये जर्म सेल्स होगा। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द माइटोसिस, तो यहाँ पे माइटोसिस का क्या है, ग्रोथ। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन किस में आएगा, ये आएगा मेयोसिस में, मैंने बताया था ना आपका। तो मियोसिस आप ये समझो यार, यहाँ पे रिकम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है,
फ्रॉम वन थिंग एंड अनदर थिंग इज गेटिंग कंबाइंड। एक तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है। जेनेटिक वेरिएशन की जो पॉसिबिलिटी है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, वो आपको देखने को मिलती है म्योसिस में। ठीक है, माइटोसिस क्या है? माइटोसिस मैंने बताया ना, क्योंकि ये सारी चीज जर्म लाइन सेल में हो रही है, तो जर्म लाइन पहले टूटेगी, 4 एलएलईज फॉर्म करेगी, एक तरीके से हैप्लॉइड सेल बनेंगे, फिर वो हैप्लॉइड सेल वापस में रिफॉर्म होके, है ना, एक्स 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 वाई के इस फॉर्म में वापस जाके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो वहां पे जेनेटिक वेरिएशन की पॉसिबिलिटी है। जो सोमैटिक सेल होता है, जो सोमैटिक सेल होता है, वहां पे माइटोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, वो सेम आपका वो सारी चीजें हैं, बस ये किस में हेल्प करती हैं, तो ये ग्रोथ में आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ग्रोथ एंड रिपेयर इज रिलेटेड टू माइटोसिस। ठीक, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे हमने देखा था व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द माइटोसिस, हमने ये देख लिया। ठीक है, चलो, विच प्रोसेस रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, हमने ये देखा। क्या हमने देखा? हमने देखा अबाउट मियोसिस। तो मियोसिस में हैप्लॉइड सेल में नंबर जो होते हैं किस में हो जाते हैं? हाफ में। ठीक है, चलो, क्रॉसिंग ओवर ऑकर ड्यूरिंग व्हाट, तो यहाँ पे देखो क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो ये चीज थोड़ा सा मतलब थोड़ा टफ एंगल पे चली जाएगी। ठीक है, बट आप ये याद रखो, ये जो मियोसिस है ना, ठीक है, इसके 4 फेज हैं, 4 फेजेस हैं। ठीक है, तो ये फेजेस क्या हैं? ये फेजेस है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब ये क्रॉसिंग ओवर यार एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता ये आएगा, बट ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा आप इससे ये देख सकते हो कि ये जो म्योसिस का प्रोसेस है, इसमें ये 4 फेज इन्वॉल्व है, तो इसलिए आप इसको देख सकते हो। जिनको अगर इसका ऑप्शन चाहिए तो भाई एक बार आप खुद सर्च कर लेना, मुझे नहीं लगता है ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ड्यूरिंग माइटोसिस द, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू सर्च इट एज वेल, क्योंकि ये चीज इतनी रिडंडेंट चीज है, याद नहीं रहेंगी। ठीक है, ड्यूरिंग माइटोसिस द क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल, तो ये हम जानते हैं माइटोसिस क्या होता है, एक तरीके से सेम एज अ पेरेंट सेल रहता है। ठीक है, मियोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, मियोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, है ना, प्रमोशन ऑफ गैमेट्स एंड जेनेटिक, एक तरीके से डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलता है म्योसिस में, हम देखते हैं इसको। विच इज ट्रू फॉर द म्योसिस बट नॉट फॉर द माइटोसिस, तो हमें ये पता है कि हम क्या देखते हैं इसमें म्योसिस में, बट माइटोसिस में हमें नहीं देखने को मिलता है। तो वो हमें ये चीज है कि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है क्या? नो। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं, क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन्स द सेम, इन्वॉल्व्स ओनली वन सेल डिवीजन। ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर एक तरीके से एक दूसरे के साथ एलएलईस के फॉर्म में, है ना, हमें पेयर होते हुए दिखते हैं। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की डिफरेंस, ये ना ये आपको एलिमिनेशन टेक्निक से करना है। इन्वॉल्व्स ओनली वन सेल डिवीजन, बिल्कुल गलत है। क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम, मैंने बताया था, एक तरीके से आपको हाफ देखने को मिलता है। डीएनए रेप्लिकेशन कोई वो ही नहीं है, आपको जेनेटिक बोला है ना, वेरिएशन की बात आती है मियोसिस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल्स, मियोसिस प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल्स, माइटोसिस occurs in germ cells, meiosis occurs in somatic cell, ये गलत हो गया। ठीक है, माइटोसिस रिजल्ट्स इन हैप्लॉइड सेल, ये गलत हो गया। मैंने बताया माइटोसिस डिप्लॉइड बनाते हैं, मियोसिस हैप्लॉइड बनाता है। माइटोसिस इन्वॉल्व्स 2 सक्सेसिव डिवीजन, मियोसिस इन्वॉल्व्स 1 डिवीजन, गलत। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। एक सेकेंड यार, थोड़ा सा लैग हो रहा है। आई थिंक ये भी बोल रहा है कि सर अब बस करिए, लेकिन आज हमें ये खत्म करना है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द मियोसिस एंड नॉट माइटोसिस, तो क्रोमोसोम एक तरीके से रेप्लिकेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, बिल्कुल क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि विच ड्यूरिंग द मियोसिस नॉट माइटोसिस, तो क्रॉसिंग ओवर होगा। एवोल्यूशन ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय whom, तो यार अब ये देखो, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमें देखने को किसके थ्रू मिला था? तो लेमार्क के थ्रू मिला था, आई थिंक। नहीं यार, जस्ट अ सेकेंड, ये जो इजी इजी है ना यार, ये कभी कभी दिक्कत दे देता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये डार्विन की है यार, नेचुरल सिलेक्शन, ये मैं क्यों भूल जाता हूँ, आई डोंट नो। ठीक है, लेमा का लेमार्किज्म है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये इकोलॉजी का भी पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। आई हैव टू हाईलाइट इट। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए इजी होगा। ठीक है, कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कभी कभी कंफ्यूजिंग देती हैं। ठीक है, तो चलो,
ठीक है, एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है, याद रखेंगे इसको। द आरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, तो आरएनए मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ये देखो यहाँ पे आपको लगेगा ये ट्रांसक्रिप्शन है, बट आपको ये नहीं देखना है। ट्रांसक्रिप्शन एक तरीके से ये जो टी आर एन ए है ना, ये नहीं होगा। यहाँ पे ये एम आर एन ए का फॉर्मेशन होता है, मैसेंजर आर एन ए बनता है। ठीक है, मैसेंजर आर एन ए क्यों बनता है? तो जैसे मैंने बताया था ना कि आपको प्रोटीन कौन सा फॉर्म करना है, डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो यहाँ पे जो ये इस प्रोसेस की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ से आपका जब एम आर एन ए बनेगा तो ही तो वो बता पाएगा ना कि आपको कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एमआरएनए। ठीक है, तो ये जब आप प्रोसेस पढ़ोगे ये आपको क्लियर रहेगा। अब यार ये बेसिक बायोलॉजी तो मैं नहीं बताने जा रहा। ठीक है, बस आप इतना याद रखना कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो किस प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, उसके लिए आपको जो एक आरएनए की जरूरत होती है वो होता है मैसेंजर आरएनए, एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्शन विल बी हैविंग द एमआरएनए थिंग। ठीक है, द म्यूटेशन कॉजिंग सिकल सेल एनीमिया अफेक्ट, ठीक है, ये किस चीज का आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको पता है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को एक तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, चलो। हम्म क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्शन ऑकर्स ड्यूरिंग, ये सब फालतू क्वेश्चन है। मियोसिस फर्स्ट होता है इसका आंसर। जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे मैंने ऊपर में बताया ना, वो मियोसिस के इतना इतना डिटेल में नहीं जाएगा। बस माइटोसिस मियोसिस का बेसिक सा डिफरेंस, अप्लाइड डिप्लाइड्स, इतना याद रखो, उसी में आपका काम हो जाएगा। जेनेटिक रिकम्बिनेशन इंक्रीजेस, ठीक है, ये कब होता है? जब आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी एक तरीके से है ना बढ़ती है। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड फॉर व्हाट? तो ये आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स, आपको पता है। द सेंट्रल डॉगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन्वॉल्व्स व्हाट? ठीक है, तो ये डीएनए आरएनए प्रोटीन, प्रोटीन आरएनए डीएनए, आरएनए डीएनए प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन आरएनए, तो फर्स्ट है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोटीन फ्रॉम द एमआरएनए, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। यही चीज मैंने यहाँ पे बताई आपको। ठीक है, तो यही चीज हम ऊपर में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है। तो ट्रांसलेशन को प्रोसेस को लिए क्या करना होगा? तो एमआरएनए का फॉर्मेशन जरूरी है। ठीक है, चलो। विच टर्म डिस्क्राइब्स द फिनोमेना वेयर वन जीन इन्फ्लुएंस, है ना, मल्टीपल ट्रेड्स? तो ये चीज अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा ये देख ध्यान में रखना। ये पूछ रहा है विच टर्म डिस्क्राइब्स द फिनोमेना वेयर वन जीन इन्फ्लुएंसेस द मल्टीपल ट्रेड्स। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे वन जीन है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर इन दो में है। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लेयोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, तो लियोट्रॉपी एंड ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या है कि यहाँ पे जो ये वन जीन लिखा हुआ है ना, वन जीन के में ही मल्टीपल ट्रेड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस दिस आंसर इज वन। अदरवाइज अगर मल्टीपल जीन और एक मल्टीपल ट्रेड्स दिखाने की बात होती तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को आपको यहाँ पे मार्क करना था। ठीक है, तो विच टर्म डिस्क्राइब द फिनोमेना वेयर वन जीन इन्फ्लुएंसेस द मल्टीपल ट्रेड्स, ये है आपका प्लियोट्रॉपी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ द डिप्थेरिया? यहाँ पे ह्यूमन एंड डिजीज से इम्यूनिटी के कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जल्दी जल्दी इसको करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ द डिप्थेरिया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? आपका ग्रे मेम्ब्रेन इन द थ्रोट एक तरीके से आपका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, whooping cough इज द कॉज्ड बाय द व्हाट? तो whooping cough आपको पता है किसकी वजह से होता है। हमने एक तरीके से ये आपका है कौन सा, है ना, बॉर्डेटेला पर्टुसिस। ठीक है, इसके वजह से हमें देखने को मिलता है वोपिंग कफ, पर्टुसिस बीमारी। ठीक है, लेप्रोसी, है ना, मेनली इफेक्ट, लेप्रोसी का इफेक्ट किस पे आता है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। आई थिंक इसका वैसे लेप्रोसी का जो इफेक्ट होता है वो मेजरली होना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, लेप्रोसी अफेक्ट्स व्हाट? नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो ये पेरिफेरल और स्किन्स होते हैं, ठीक है, एक तरीके से इसके ऊपर एक तरीके से अफेक्ट देखने को मिलता है हमें। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख के चलना। ठीक है, तो लेप्रोसी का जो आपका ये है किसकी वजह से है? तो ये हमने देखा किसकी वजह से है, तो स्किन एंड पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, एक सेकंड, मेरा एक फोन आ रहा है। हम्म चलो,
लेप्रोसी, लेप्रोसी का हमने देख लिया है। इसके पहले वोपिंग कफ और ये ठीक है। प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय होम, तो आपको पता है प्लेग मैंने बताया था एक तरीके से एक बैक्टीरियल क्या बैक्टीरियल डिजीज होती है या फिर वो होती है, ऑब्वियसली बात है बैक्टीरियल डिजीज होती है। ठीक है, तो ये किसके वजह से एक तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखता है, तो ये आपका, ये भी यार ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है डिजीज वाले, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लेग इज ट्रांसमिटेड, वैसे ये है बैक्टीरियल वैसे। ओके, तो जो प्लेग बैक्टीरिया है ये फ्ली बाइट के थ्रू होता है। ठीक है, चलो ये अच्छा क्वेश्चन था। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो प्लेग मैंने ये आपको इसके पहले वीडियो में बताया था, प्लेग जो है एक तरीके से बैक्टीरियल है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और किसके थ्रू होता है, तो फ्ली बाइट के थ्रू इसका एक तरीके से होता है। हाउ डज टेटनस बैक्टीरिया यूजली इंटर द बॉडी। ठीक है, अब आपको ये पता होगा, तो टेटनस हमें पता है ना, बॉन्ड्स के थ्रू जो है एक तरीके से लगने पे होता है। एंथ्रॉक्स इज अ प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू, तो अब ये एंथ्रॉक्स कौन सी डिजीज है, तो एंथ्रॉक्स एक तरीके से वो है, लेकिन इन्फेक्टेड बाय एनिमल्स और उनके थ्रू है ना, स्पोर्ट्स के थ्रू हमें देखने को मिलता है। ठीक है, द की सिम्टम्स ऑफ द मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस में आपको क्या देखने को मिलता है, सीवियर हेडेक एंड स्टिफ नेक, एब्डोमिनल पेन, स्किन रैश एंड आपका वोमिटिंग। तो मेनिंजाइटिस एक तरीके से आपने देखा होगा, तो यहाँ पे आपको जो है सीवियर हेडेक और ये सब स्टिफ नेक वगैरह देखने को मिल जाता है। इसमें फीवर्स वगैरह और ये सब चीजें भी आती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। आप यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा नोट कर लेना कि जो ये मेनिंजिटिस है ना, ये क्या है, ये एक तरीके से बैक्टीरियल वो है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा आपका दे सकता है एग्जाम में कि फंगल है ना, एक तरफ में फंगस, एक तरफ में वायरल, एक तरफ में बैक्टीरिया, और ये सब दे दे, और आपसे ऑप्शन में दे दे मेनिंजिटिस, ब्रोंचाइटिस। ठीक है, और इस तरीके के ऑप्शन दे दे, तो आप वहाँ पे थोड़ा ऐसे मत हो जाना। एंथ्राक्स जो है ये वायरल है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका मेनिंजिटिस है ये एक तरीके से आपका बैक्टीरियल है, और इसमें सीवियर हेडेक और स्टिफ नेक और फीवर वगैरह ये सब चीज देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो सिफिलिस है ये आपको पता है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है। गोनोरिया मेनली अफेक्ट्स द व्हाट, गोनोरिया मेनली अफेक्ट्स व्हाट, तो ये आपका जो है आपका अफेक्ट करता है किस पे, रिस्पायरेटरी सिस्टम पे। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा कंफर्म ही कर लेते हैं। ठीक है, यार इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हाँ ये है इसका आंसर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, तो गोनोरिया का जो मेन इफेक्ट होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे होता है, और ये सेक्सुअली जो है एक तरीके से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, और गोनोरिया जो है ये एक तरीके से बैक्टीरियल बीमारी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम है ना दिमाग में लेके चलेंगे। ये थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर लो। ठीक है, ये सब अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे, और डिजीज से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तो यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। सिफिलिस हमने देखा एक तरीके से सेक्सुअल कांटेक्ट से है, मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल है, सीवियर हेडेक और ये हमें देखने को मिलता है, एंथ्रेक्स जो एक वायरल डिजीज है। ठीक है, टेटनस बैक्टीरियल डिजीज है, और किससे होता है, बाउंड्स के थ्रू होता है। प्लेग जो है एक तरीके से फ्ली बाइट के थ्रू होता है। गोनोरिया एक तरीके से किसके ऊपर इम्पैक्ट करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर इम्पैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपका क्या है ना, लाइम डिजीज, तो ये आपका किससे होता है, टिक के थ्रू होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है। लाइम डिजीज किसके थ्रू फैलता है, तो टिक के थ्रू फैलता है। ठीक है, चलो, टिक भी एक तरीके का इंसेक्ट है यार। ठीक है, इतना वो नहीं जाते हैं। गोनोरिया और ये सिफिलिस और इन सबको थोड़ा सा देख लेते हैं, हो सकता है थोड़ा ऑड वन आउट है, तो कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, कोविड 19 इज कॉज्ड बाय विच वायरस, तो कोविड 19 जो है हमारा सॉर्स कोविड 2, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा इसको हल्के में मत लेना, पिछली बार आया भी हुआ था। ठीक है,
तो इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन अगर बन जाता है तो आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो सार्स कोविड 2 इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ऑफ विच किसके थ्रू होता है, तो आपको पता है ये इन्फ्लुएंजा बी के वजह से होता है, जो हमें पेंडेमिक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। इसमें यार थोड़े क्वेश्चंस अच्छे हैं लास्ट में। इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ऑफ पॉसिबल फॉर द पेंडेमिक, ठीक है। ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा देख लिया, इसको हम हाईलाइट करेंगे ये सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, अब पता नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। बट हम पढ़ रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा ए है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए हमें पता है, आपको हेपेटाइटिस बी का हमारे पास वैक्सीन है, बट सी का वैक्सीन हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हेपेटाइटिस बी किसके थ्रू एक तरीके से होती है, तो ये आपका सेक्सुअल कांटेक्ट एंड ब्लड के थ्रू आपको देखने को मिलता है। डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय whom, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आ रहा है ना, ये हमने एनाफिलिस कहाँ पे देखा है, एडिस एजिप्टी कहाँ देखा है, क्यूलेक्स मॉस्किटो कहाँ देखा है, सेसे फ्लाई कहाँ देखा है, तो फिलहाल इसका आंसर कहाँ पे है, क्यूलेक्स एडिस एजिप्टी में है, ठीक है। तो डेंगू वायरस की वजह से किसके थ्रू होता है, तो एडिस एजिप्टी के थ्रू होता है। ये चीज आपको याद रखना है। मेन चीज यहाँ पे है कि ये जो बाकी के ऑप्शंस है, ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा यहाँ पे देखते हुए जाओ, ठीक है। तो हमने जैसे जानते हैं कि एडिस एजिप्टी और एनाफिलिस और क्यूलेक्स में डिफरेंस क्या होगा, तो उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे खत्म करना है, ठीक है। तो एनाफिलिस का आपको पता है, एनाफिलिस मॉस्किटो, इसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, एक तरीके से वेक्टर है, किसका, मलेरिया का है। एडिस एजिप्टी हमें डेंगू का है। क्यूलेक्स मॉस्किटो हमने पिछली बार में एक तरीके से डिसाइड किया देखा था, एक तरीके से हमारा किसमें वो करता है, फाइलेरेसिस में, लिम्फेटिक फाइलेरेसिस हमने एक तरीके से देखा था, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे सेसे फ्लाई है, इसको हमने ट्रिपानोसोमा एक तरीके से जो हमारा है ना डिजीज है, उसमें एक तरीके से हमने इसको फाइंड आउट किया था, जो स्लीपिंग डिसऑर्डर का एक तरीके से फैलाने में वो होता है, ठीक है। चलो जीका वायरस अगेन यहाँ पे मॉस्किटो बाइट से एक तरीके से इसको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मॉस्किटो बाइट्स ओनली, सेक्सुअल कांटेक्ट ओनली, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि दोनों से हो सकता है। तो जीका वायरस जो है ये एक तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम, है ना, अ, ये क्या बोलते हैं आपका, एडिस एजिप्टी। ये भी आपका किसके थ्रू होता है, तो एडिस एजिप्टी के वजह से ही एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इसका एक तरीके से जो हमें वेक्टर है वो देखने को मिलता है थ्रू मॉस्किटो, ठीक है। अगर यहाँ पे जो थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो सेक्सुअल एंगल दिया हुआ है, तो इसके वजह से भी हो सकता है क्या, तो ये थोड़ा सा हमें देखना देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सेक्सुअली भी हो सकता है, आई थिंक ये हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। लेट्स मार्क इट हाईलाइटेड, यहाँ पे ये पॉसिबल है क्या, ठीक है। एडिस एजिप्टी के थ्रू होता है जीका वायरस, ठीक है, ये चीज हम श्योर है, ठीक है। मिजल्स, मिजल्स आपका क्या है, मिजल्स एक तरीके से बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। सॉरी, मिजल्स जो है ना वो वायरल है, ठीक है। तो मिजल्स कौन सी बीमारी है, मिजल्स एक तरीके से हमें, है ना, वायरल बीमारी के तौर पे हम इसको देखते हैं, ठीक है। चलो अब आगे जाते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या चीज़ है। मिजल्स में आपका थोड़ा सा एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स और इन सब की वजह से होता है, ठीक। जापानीज इंसेफेलाइटिस, यहाँ पे जापानीज इंसेफेलाइटिस हमें पता है किसकी वजह से होता है, तो ये होता है आपका सैंड फ्लाइज की वजह से, ठीक है। सैंड फ्लाइज, फ्लीज, क्यूलेक्स मॉस्किटो, जापानीज, जापानीज इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहाँ पे थे, मिजल्स हमने देखा वायरल है, ठीक है। जापानीज एंसेफेलाइटिस क्यूलेक्स है, ठीक है। क्या हमारा हमने यहाँ पे क्यूलेक्स, क्यूलेक्स हमारा 2-3 में है, ठीक है।
यहाँ पे क्यूलेक्स हमने जीका और डेंगू को देखा था, हमारा एडिस एजिप्टी। क्यूलेक्स हमने देखा था फाइलेरिसिस में, ठीक है। और जो जापानीज एंसेफेलाइटिस है उसमें एक तरीके से हमें क्यूलेक्स मॉस्किटो देखने को मिलता है। चिकनगुनिया, एडिस एजिप्टी, ठीक है। अगेन यहाँ पे येलो फीवर हमें किस में देखने को मिलता है, तो एडिस एजिप्टी, ठीक है। येलो फीवर एडिस एजिप्टी में, ठीक है। ये चीज बार बार आएगी। आई थिंक इसको अच्छे से कर लेते हैं, एक बार रिवाइज भी इसको एक जगह पे हम करेंगे, ठीक है। हम्म चलो, तो हमने क्या देखा, चिकनगुनिया, एडिस इजिप्टी, एनाफिलिस जो है एक तरीके, येलो फीवर, एडिस इजिप्टी, डेंगू हमने देखा किस पे, एडिस इजिप्टी। फिर जापानीज एंसेफेलाइटिस हमने किस पे देखा, क्यूलेक्स मॉस्किटो। फाइलेरिसिस हमने किस पे देखा, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। और इसके अलावा क्या था हमारा, तो ये चीज था कि ये जो है आपका मॉस्किटो बाइट्स और सेक्सुअल कांटेक्ट दोनों से एक तरीके से हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, मम्प्स वायरस, ठीक है। ये मम्प्स वायरस मेनली अफेक्ट किस पे करता है, तो एक तरीके से सेलिवरी ग्लैंड्स पे करता है, ठीक है। विच प्रोटोजोआ कॉजेज मलेरिया, तो हमने ये देखा था कौन सा प्रोटोजोआ होता है जो मलेरिया का रीजन होता है, तो वो क्या है आपका प्लाज्मोडियम स्पेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये काला जार के ऊपर क्वेश्चन है। काला जार कैरेक्टराइज बाय द स्किन अल्सर्स एंड द ऑर्गन इनलार्जमेंट इज कॉज्ड बाय व्हाट, तो ये आपका क्या है, ये आपका लेस्मानिया डोना बनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब ये जो एक चीज और काला जार में कुछ इंपॉर्टेंट था, आई एम नॉट क्या बोलते हैं, मुझे उसका अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। बट काला जार का यार एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। लेशमानियासिस डोनावानी है, ठीक है। ये एक तरीके से आपका इम्पैक्ट इसका काफी हैवी होता है, ठीक है। स्किन्स के ऊपर में होता है और एंटी पैरासिटिमिक, और ये पैरासिटिक वो है, ठीक है, पैरासिटिक प्रोटोजोआ, ठीक है। हाँ, इसका ना जो इम्पैक्ट होता है आपको ये याद रखना है कि जो काला जार है ये किसके थ्रू होता है, तो ये सैंड फ्लाई के थ्रू एक तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये किसके थ्रू देखने को मिलता है हमें, वो करते हुए, वेक्टर कौन सा है, तो इसका सैंड वेक्टर है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये पैरासिटिक है, किसके थ्रू होता है, वेक्टर कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से कंफ्यूजन आएगी जैसा अभी हमें यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन देखो, हेपेटाइटिस डेंगू किसके थ्रू था, तो डेंगू हमने देखा एडिस एजिप्टी। जीका वायरस हमने देखा उसके थ्रू, है ना, मॉस्किटो के थ्रू और सेक्सुअल उसके थ्रू। मेसल्स जो है वायरल है। जापानीज एंसेफेलाइटिस क्यूलेक्स है। चिकनगुनिया वो येलो फीवर एडिस इजिप्टी है। मम्स आपका सेलेब्री ग्लैंड पे इम्पैक्ट करता है। प्रोटोजोआ जो एक तरीके से मलेरिया प्लाज्मोडियम स्पेसीज है। काला जार लेशमानिया डोनावनी है, और इसका जो एक तरीके से वो है वो सैंड फ्लाई के थ्रू होता है। स्लीपिंग सिकनेस ये सेसे फ्लाई है, ठीक है। हमने देखा ट्रिपैनोसोमा, एक तरीके से इसको देखते हैं, ठीक है। अब ये चागास डिजीज ये किसके थ्रू होता है, तो ये आपका ट्रिपानोसोमा क्रूजी के थ्रू होता है, क्रूजाई, ठीक है। अब एक ट्रिपानोसोमा जो हमने बताया एक उसका है, एक ट्रिपानोसोमा ये है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखोगे। स्लीपिंग सिकनेस अफेक्ट्स विच ऑफ द विच सिस्टम प्रिडोमिनेंटली, तो यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट होता है, ठीक है। लिस्मानियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय व्हाट, तो हमने ये देखा, इसी को हम कालाजार बोल रहे हैं, ठीक है। इसका एक तरीके से इम्पैक्ट हमें वहां पे देखने को मिलेगा। ये सब चीज ना लूसेंट में लिखी हुई है, तो अच्छे से इसको थोड़ा सा करना, ठीक है। तो लिस्मानिया हमने देखा कालाजार से रिलेटेड, सैंड फ्लाई, सेसे फ्लाई, ट्रिपानोसोमा, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ठीक है। विच प्रोटोजोआ कॉजेज डायरिया एंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, तो ये क्या है, गियार्डिया लैम्बिया, ठीक है, लैम्बिलिया, लैम्बलिया, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो। ये चीज बहुत अच्छा है। अब ये चीज मुझे याद हो गई थी, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, जो ऊपर के जो क्यूलेक्स एडिस इजिप्टी और इन सब में इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा देखना है। जो डायरिया है उसके ऊपर में कौन सा, किसके थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू होता है, तो यहाँ पे यार्डिया लैम्बिलिया है, ठीक है। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस, अब ये जानते हो आपको, पिग्स एंड एक्वेटिक बर्ड, सॉरी, ठीक है।
तो भाई ये कौन से है? तो ये पिग्स एंड एक्वाटिक बर्ड हैं जिसके थ्रू हमें देखने को मिलता है। द नेचुरल होस्ट ऑफ द इबोला वायरस, तो ये आपका क्या है? फ्रूट बैट है, ठीक है। चलो, टाइप वन, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइप वन डायबिटीज इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? तो ये देखो आपका क्या है, टाइप वन जो डायबिटीज है ये ऑटो इम्यून डिजीज के थ्रू होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और आती है, टाइप टू डायबिटीज, ठीक है। तो टाइप टू डायबिटीज और टाइप वन डायबिटीज में अंतर ये है कि ये हमारा हैबिट्स के थ्रू एक तरीके से इवॉल्व हो जाता है, और ये हमारा जो है ना ऑटो इम्यून डिजीज है, ये मतलब आपके बॉडी में इनहेरिटेंस होके भी आपको ये देखने को मिल सकती है। लेकिन जो टाइप टू डिजीज है, डायबिटीज है, वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो कहाँ से देखने को मिलेगा? आपका हैबिट की वजह से। यहाँ पे दिया हुआ है पुअर डाइट एंड सैनिटरी हैबिट। यहाँ पे देखो परनीसियस एनीमिया, हमने ऊपर में बात की हुई थी, ये किसके थ्रू है? विटामिन B12, ये वापस से आया हुआ है, इसको अच्छे से याद रखना, कोबालामाइन के एक तरीके से उसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और हमने स्टेरिलिटी के ऊपर किसका देखा था? विटामिन E, ठीक है। तो विटामिन B12। बेरी बेरी इज अ डिफिशियंसी ऑफ व्हाट? तो थायमीन। थायमीन, गुआनिन, ये सब आपका जो है भूलना नहीं चाहिए, सॉरी थायमीन गुआनिन बोल रहा हूँ। थायमीन, रेटिनॉल, राइबोफ्लोविन और ये सारी चीजें, ठीक है। पिलाग्रा हैज विच सिस्टम? तो ये क्या होता है? पिलाग्रा में आपका क्या हो जाता है? डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती है। अब हमने क्या देखा था? पिलाग्रा देखा था, ठीक है। हमने क्या देखा था? चिलोसिस देखा था। तो ये क्या था? ये आपका B2 था, ये आपका क्या था? B3 था। नियासिन, उसके वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। विटामिन वाला चैप्टर अच्छे से हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा ये क्यूलेक्स और डिजीज वाला चीज को वापस से हम देखेंगे। अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वाशी और कोल, ये रिजल्ट किसके डिफिशियंसी की वजह से होता है? तो प्रोटीन की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे कैलोरीज एंड प्रोटीन्स दोनों चीज एक तरीके से कंफ्यूजन होगी वहां पे एग्जाम हॉल में। क्यों होगी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो क्वार्शिकोर है और मरासमस है, इसमें दो ही डिफरेंस है कि मरासमस में कैलोरीज एंड प्रोटीन दोनों के एक डिफिशियंसी से होता है, और क्वार्शिकोर में एक तरीके से सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। तो ये बच्चों में आपको देखने को मिल जाती है, मरासमस जो है डिफिशियंसी है किसका? प्रोटीन एंड कैलोरी दोनों का है, ठीक है। चलो, यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस रिजल्ट मोस्टली फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ व्हाट? विटामिन डी एंड कैल्शियम। जिंक डिफिशियंसी आपका क्या लीड्स करता है? एक तरीके से ग्रोथ और रिटार्डेशन को एक तरीके से हैम्पर करता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेव्स डिसीज हमने एक तरीके से बात किया हुआ था, हाइपर थायराइडिज्म का एक तरीके से यहाँ पे बात हमने देखी थी। यहाँ पे आपका ये चीज हो जाएगा, ग्रेव्स डिसीज किससे रिलेटेड है? एडिसन डिजीज, हमने ये देखा था कॉर्टेक्स एड्रेनल डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे हमें ये चीज देखने को मिल जाएगा। जो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स है, वहां पे एडिशन डिजीज हमें देखने को मिल जाता है। ग्रोथ हार्मोन्स और जो हमारा एल्डोस्टेरोन है, इन सबको एक तरीके से कॉर्टिसोल को इफेक्ट करता है, तो इसकी वजह से ये देखने को मिलता है, ठीक है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कॉजेज व्हाट? तो ये आपका ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कॉजेज क्रोनिक लीवर इन्फ्लेमेशन, डायबिटीज, किडनी इन्फ्लेमेशन, स्किन रेस। तो ये क्या है? शायद से क्रोनिक लीवर इन्फ्लेमेशन, एक जस्ट सेकेंड इसको देखना पड़ेगा। ये लीवर है, ठीक है, तो सही है। क्रोनिक लीवर इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें ये चीज देखने को मिलती है। तो हेपेटाइटिस का आपका ये चीज हमने देख लिया, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आते हैं, ये देखो गुलियन बारे सिंड्रोम क्या है? तो ये चीज क्या होती है? इसमें ना आपका एक बहुत ही सीवियर चीज हो जाती है, आप इसको याद रखना, पैरालिसिस से। तो एक्यूट नर्व इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द पैरालिसिस। तो इसमें क्या होता है? गुलियन बारे सिंड्रोम एक तरीके से आपका है ना, आपके नर्वस सिस्टम पे एक तरीके से इम्पैक्ट होता है, ठीक है। गुलियन बारे सिंड्रोम में नर्वस सिस्टम पे एक तरीके से इम्पैक्ट होता है, बहुत ही है ना सीवियर बीमारी हो जाती है, और एक तरीके से आप अपना कंट्रोल खो सकते हो, ठीक है। अल्जाइमर आपको पता है क्या होता है? डिजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर, एक तरीके से हमारा मेमोरी लॉस होता है। पार्किंसन में आपको ये है पता कि लॉस ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स अफेक्टिंग द मूवमेंट, ठीक है। पार्किंसन में हमें मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, अल्जाइमर में हमें भूलने की बीमारी होती है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी के बारे में हमें क्या पता है कि इसका कोई भी वैक्सीन नहीं है, ठीक है। और हमने क्या देखा? हेपेटाइटिस बी पे किसका एक तरीके से इम्पैक्ट आता है? हमारे लीवर सिस्टम पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है। चलो, वेस्ट नाइल रिवर इज ट्रांसमिटेड बाय व्हाट? तो ये हमारा क्या है? हमारा एडिस इजिप्टी है, ठीक है। तो ये वेस्ट नाइल रिवर वायरस, इबोला, है ना, सॉरी जीका, और उसको हमने देखा जापानीज एन्सेफेलाइटिस को हमने क्यूलेक्स से देखा, एनोफिलिस मॉस्किटो हमें पता है। अब ये क्या है? एलोफेंटेसिस इज कॉज्ड बाय व्हाट? तो ये हमने देखा था फाइलेरियासिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ये हमने किसके थ्रू देखा था? तो ये हमें पता है किसके थ्रू होता है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, हमें
से सैंड फ्लाई के थ्रू देखा तुमने, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इज कन्फर्ड बाय द एंटी, ये चीज देखो, ये मैंने एग्जांपल लिया था नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का, तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी आपकी किससे, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इज कन्फर्ड बाय द एंटीबॉडी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू चाइल्ड, ठीक है। चलो विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन द, अच्छा यहाँ पे अब थोड़ा सा प्लांट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन भी हो सकती है, बट ठीक है, देखते हैं, इसको भी खत्म कर लेंगे, ठीक है। Which micronutrient deficiency in plant causes the yellowing of the older leaves and stunted growth, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये जिंक की वजह से होता है, ठीक है। तो जिंक की कमी से क्या होता है, ये जो लीवर्स जो लीव्स होते हैं एक तरीके से येलो होना शुरू कर देते हैं और एक तरीके से ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इन द प्लांट्स लीड्स टू द पुअर नोडुलेशन एंड नाइट्रोजन फिक्शन इन द, तो ये क्या है, मोलिब्डेनम है। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन कॉजेस ट्विस्टिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ यंग लीव्स एंड नेक्रोसिस ऑफ द टिप्स, तो ये किसकी वजह से होता है, ये आपका कॉपर की वजह से होता है, ठीक है। रेड रॉट डिजीज, ये कॉज्ड बाय द ग्लोमेरुलर ट्यूक्यूमेंसिस, है ना, अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो रेड रॉट डिसीज आपको पता है किस में होता है, शुगर केन में हमें देखने को मिलता है, ये चीज मैच द फॉलोइंग में आएगी, ठीक है। तो ये अच्छे से करना, रेड रॉट किससे रिलेटेड है, शुगर केन से रिलेटेड है। ब्राउन रस्ट किससे रिलेटेड है, व्हीट से रिलेटेड है, ठीक है। चलो लेट ब्लाइट हमारा किस में देखने को मिलता है, तो हमें ये पता है किस में देखने को मिलता है, हमारा पोटैटो में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इसका कुछ कॉज नाम भी दिए हुए थे, पुक्सीना ट्रिटिक्सीना, ठीक है। ये सब चीजें, अब ये सब आएगा तो नहीं, बट थोड़ा सा अब ये याद रखो, रेड रॉट शुगर केन से है, ब्राउन रस्ट व्हीट से है, लेट ब्लाइट टोमेटो से है, ठीक है। पोटैटो में भी होता है शायद से, बट यहाँ पे पोटैटो के ऊपर अगर दोनों ऑप्शन में है तो पोटैटो के ऊपर जाएंगे, ठीक है। ब्लैक रॉट, ये ब्लैक रॉट आपको किस में देखने को मिलता है, तो ये हमें कैबेज में देखने को मिलता है, ठीक है। ब्लैक रॉट डिजीज कैबेज में, ठीक है। यहाँ पे रेड रॉट किसमें, शुगर केन में। ब्लाइट आपको पता है, ठीक है। टिक्का डिजीज, ये काफी फेमस है, टिक्का हमें ग्राउंडनट में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये तीन चार चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ब्लाइट हो गया, ठीक है, फिर रेड रॉट हो गया, रेड रॉट हो गया, ब्लैक रॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा किसके ऊपर, ब्राउन रश देखा, ठीक है। तो ये सब के ऊपर मैं आपको इवन वर्ड है, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आइडिया रहेगा तो आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में अच्छे से इसको करके आ सकते हो। टिक्का डिजीज भूलना नहीं है, ग्राउंड नट का है, कहीं पे आएगा एक क्वेश्चन में आपको देखकर इसको ऑप्शन में खत्म करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज अफेक्टिंग द प्लांट्स, तो यहाँ पे कौन सा है जो आपका एक तरीके से प्लांट्स में एक तरीके से हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है मोजैक, रस्ट, है ना, विल्ट एंड ब्लाइट। तो यहाँ पे हमें जितना पता है, यहाँ पे विल्ट और मोजैक में एक तरीके से आंसर होगा, ठीक है। लेट्स सी, आई थिंक मोजैक है क्या, यस। तो ये मोजैक डिजीज है, ठीक है। ये मोजैक वायरस के थ्रू एक तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो कॉल्ड एज द रिंग डिजीज, तो ये देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिंग डिजीज हमें किस में देखने को मिलता है, तो जो हमारा आई थिंक ये है रिंग डिजीज जो है, इज इट द साइट्रस कैंकर ऑफ ऑरेंज और व्हाट, ओके। तो ये विल्ट ऑफ पोटैटो में एक तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। चलो इसको भी कर लेते हैं, ये हाईलाइट कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो कॉल्ड एज द रिंग डिजीज, तो ये क्या है, विल्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है। फूड एंड माउथ, यहाँ पे एनिमल के कुछ कुछ डिजीज है, ठीक है। फूड एंड माउथ डिजीज हमें पता है किस में होता है, काउ एंड बफेलो में, एक तरीके से वायरल डिजीज है, ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और मैस्टिसिस इन द काउ इज कॉज्ड प्राइमरली बाय व्हाट, तो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका आंसर। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द थ्रैक्स, ये क्या है, बैक्टीरिया, बैसिलस एंथ्रासिस, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। मैस्टिसिस को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ये कभी पढ़ा नहीं। बैक्टीरियल है ये, ठीक है।
सही था। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है मैस्टिसिस, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ये जो काऊ का हम एक तरीके से जब मिल्किंग करते हैं तो उसमें एक तरीके से इन्फ्लेमेशन के कारण ये देखने को मिलता है। बैक्टीरियल डिजीज है, ये चीज आपको याद रखना है, मैस्टिसिस, ठीक है। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द एंथ्राक्स इन एनिमल इज व्हाट? बैसिलस एंथ्राकिस। अच्छा, एक चीज इसमें और भी था, ऐसे ही कुछ आया गया है शायद है। ओके, हाँ ये है ब्रुसेलोसिस, ठीक है। तो ये क्या है? विच डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया रिजल्ट इन द स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स एंड इज कॉमन इन द डोमेस्टिक एनिमल। ये क्या है? ब्रुसेलोसिस। ये काफी ज्यादा न्यूज में था, तो इसको एक तरीके से थोड़ा सा याद में रखना। जो ब्रुसेलोसिस है, ये एक तरीके से क्या है? ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। मैस्टिसिस हमने देखा, ये भी क्या तरीके से बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। एंथ्रॉक्स एक तरीके से वायरस वायरल डिजीज है, काउ एंड बुफेलो में देखने को मिलता है। विच डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ साइट स्प्रेड बाय द सेसेफ्लाइट। तो ये कौन सी? सुर्रा डिजीज है, ठीक है। ट्रिपानोसोमियासिस एक तरीके से हमने देखा था, सेसेफ्लाई, वहां उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है हमें, है ना? सुरा डिजीज देखने को मिलता है, ठीक है। रेबीज इन एनिमल इज कॉज्ड बाय व्हाट? तो रेबीज आपको पता है एक तरीके से वायरस तो नहीं है, बैक्टीरियल है, ठीक है। बैक्टीरियल है, रेबीज जो है एक तरीके से बैक्टीरियल है। ओके, सॉरी सॉरी, ये जो है आपका वायरल डिजीज है। सॉरी यार, ये सब चीज ना इतना, अब कुत्ता काटने से रेबीज होता है, यहाँ पे आदमी ये याद रखिए बैक्टीरिया से है, वायरस से भी है। चलो, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कभी कभी फर्स्ट टाइम भी, मतलब काफी जनरल है, बट आपको थोड़ा सा इतना जल्दी आपका दिमाग लगता नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट और एनिमल के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से टफ थे। मैस्टेसिस बैक्टीरिया की वजह से है, ठीक है। ब्रुसेलोसिस हमने देखा बैक्टीरियल है। रेबिस हमने वायरस के थ्रू देखा। ब्लैक रॉट डिजीज हमने कैबेज में देखा है। हमने विल्ट देखा है, विल्ट ऑफ पोटैटो एक तरीके से क्या है? विल्ट ऑफ पोटैटो क्या है? एक तरीके से रिंग डिजीज है, ठीक है। ब्लैक रस्ट, रेड रॉट, ये हमने देखा। जो हमने डिफिशियंसी ऑफ येलो ऑफ लीव का देखा, तो वो जिंक में ग्रोथ की वजह से होता है। जबकि नोडुलेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्रॉब्लम मॉड्यूलेशन मोलिब्डेनम की वजह से होता है, ठीक है। चलो, पार्किंसन, अल्जाइमर, ये सब तो इजी था। पेलाग्रा और ये सब भी इजी था। एनीमिया ये सब इजी था, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 के बारे में कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। द प्रोटोजोवन कॉजेज डायरिया, ये अच्छा क्वेश्चन था। चागास डिजीज हमने क्रूजाई, इसमें दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। ये जापानीज इंसेफेलिटी इज काज्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय थ्रू, ठीक है। तो ये क्यूलेक्स मार्क्सलो था, ये अच्छा क्वेश्चन था। चिकनगुनिया, जीका, है ना, ये सब हमने देखा है। तो चलो यार, आई होप कि आपने ये चीज पूरा अच्छे से कंप्लीट किया साथ में, और आपको ये अच्छा लगा होगा। टोटल यहाँ पे 350 क्वेश्चंस के अराउंड किए हैं। मैं तो अभी इसको वापस से रिवाइज करूंगा, देखूंगा इसमें कौन सी ऐसी चीज थी जो जहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, और इसको वापस से, है ना, करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। बट इसके ओवरऑल इसी के साथ बायो का ये क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज है एक तरीके से, यहाँ पे इसको हम, है ना, हमने टॉप 300 क्या, हमने टोटल 300, है ना, टोटल 341 क्वेश्चन हमने तरीके से कंप्लीट कर लिए। तो ये चीज जो है थोड़ा सा आप देखना, ठीक है। आपको कैसा लगा इसके बारे में थोड़ा सा आप अपना कमेंट भी बताना, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो हमें वापस से देखनी पड़ी, कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत ही अच्छे वन गो में रेडी हैं। इजी क्वेश्चंस में अगर कुछ कुछ चीज होती है, जैसे वो रेबीज का ऊपर हुआ, है ना, मलेरिया के ऊपर हुआ, तो ये सब क्वेश्चंस को हमें छोड़ना नहीं है, और यहाँ पे हमें किसी तरीके की गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो विद दिस होप लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो हियर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।